मेटाबॉलिज्म शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये कम मिलता है, कितना मिलता है, 3 से 4 ग्राम मिलता है और ट्रेस एलिमेंट रहता है बॉडी में। वैसे तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट रहता है, पर उसमें भी सबसे ज़्यादा मिलने वाला आयरन ही रहता है। उसके बाद आते हैं इसका एब्जॉर्प्शन। तो इसका एब्जॉर्प्शन जो रहता है अपना कौन करवाता है, HAC जो है एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं। HCl एस्कॉर्बिक एसिड सिस्टीन इसका एब्जॉर्प्शन बढ़वाते हैं। आयरन एब्जॉर्ब Fe3 से Fe2 में भी चेंज होता है, ठीक है। Fe2 की फॉर्म में तो ट्रांसपोर्ट होता है और इसकी फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। साथ में POT कम करवाएगा एब्जॉर्प्शन इनकम्प्लीट आयरन कॉम्प्लेक्स बनवा के, ठीक है। तो फाइटिक एसिड होगी जो कि प्लांट सोर्स से मिलेगा, ऑक्जेलिक एसिड हो गया और एक हो गया टैनिक एसिड भी जो प्लांट सोर्स से मिलेगा, ठीक है। तो इसका एब्जॉर्प्शन कम कराएंगे। फिर आता है CCP मतलब कैल्शियम, कॉपर और फॉस्फेट, ये भी इसका एब्जॉर्प्शन कम कराते हैं, ठीक है। तो बढ़ाने वाले HAC हैं, कम करने वाले POTT हैं, POT और CCP, ठीक है। तो ये याद रख लेना। उसके बाद आते हैं हम आगे, थोड़ा सा आगे में क्या ही पढ़ेंगे, हाँ। तो और फिर से एब्जॉर्प्शन कैसे कम होगा, मान ले मैं अगर मेरा इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन हो तो इंटेस्टाइन को काट दूं एक तरह से, तो ड्यूडेनम को हटा दूं, रिसेक्शन कर दूं, तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। एक क्लोरोहाइड्री HCl ज़्यादा कम हो रहा है, तो इसकी वजह से इसका एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। साथ में सीलिएक स्प्रेड हो जाए, ठीक है। उसके बाद फेरिक रिडक्टेज एंजाइम क्या करता है, रिड्यूस करता है ना, रिडक्टेज एंजाइम में तो Fe3 को Fe2 में कन्वर्ट कर देगा, तो ये भी हमारा एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। तो Fe2 की फॉर्म में तो एब्जॉर्ब होता है और Fe3 की फॉर्म में स्टोर होता है आयरन, ठीक है। अब आ जाते हैं इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन। तो क्या होता है, तो हमारा क्या होता है, Fe3 को हमने लिया, जो कहाँ से मिलेगा, नॉन हीम आयरन से मिलेगा। तेरे को पता है Fe3 हमारा स्टोर होता है, ना कि एब्जॉर्ब हो सकता है, तो कांट भी एब्जॉर्ब, ठीक है। तो नॉन हीम आयरन होता है और ये होता है हमारा Fe2 वाला हीम आयरन। तो इसको रिडक्टेज कराएगा फेरो रिडक्टेज आके, ठीक है। तो फूड में दोनों टाइप के आयरन मिल सकते हैं, Fe2 भी मिल सकता है, Fe3 भी मिल सकता है। तो Fe2 लिया हमने, उसको फिर मैं डालूंगा, किस में डालूंगा, म्यूकोजल फिर उसको मैं उसमें डालूंगा अंदर, ठीक है। तो उसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटरनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एक वाली चीज़ इंटरनलाइजेशन हो गई तो फिर ये कहाँ जाएगा, ये DMT के थ्रू अंदर चला जाएगा, म्यूकोजा में चला जाएगा, ठीक है। तो DMT क्या होता है, डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर, ठीक है। डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर, ये इसको वो करेगा, जज टाइप करेगा। तो क्या करता है, ये लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन जो रहता है उसको मेंटेन करके रहता है, हीमोस्टेसिस बना के रखता है DMT, ठीक है। कैसे रखेगा, बाय एपोफेरेटिन से अब देखते हैं हम क्या होता है कि Fe2 आया मेरे अंदर, फिर रिडक्टेज ने Fe3 को Fe2 में कन्वर्ट कर दिया, फिर Fe2 अंदर आ गया, Fe2 अंदर आएगा तो Fe3 में कन्वर्ट हो जाएगा। Fe3 जो है फिर क्या होता है, बाउंड फॉर्म बना लेता है, ठीक है। अगर बाउंड फॉर्म बना लेगा तो इसे फेरेटिन बोल देंगे, और अगर फ्री है, ठीक है, तो ये Fe2 की फॉर्म में वापस बाहर चला जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। एंटेरोसाइट्स ड्यूडेनम में हमने ले लिया Fe2 अंदर एंटेरोसाइट्स में। उसके बाद क्या होगा, एंटेरोसाइट जो रहेंगे मेरे ड्यूडेनम के, वो सिंथेसाइज करेंगे मेरा एपोफेरेटिन को, ठीक है। जब एपोफेरेटिन को सिंथेसाइज करेंगे तो ये ट्रैप कर लेगा मेरा आयरन, तो फेरेटिन मतलब Fe3 की फॉर्म में हो जाएगा। तो जब ये एब्जॉर्ब मतलब ये ट्रैप हो जाएगा ना, तो बाद में जब इसके सेल निकलेंगे हमारे किसके, ड्यूडेनम के शेड होंगे, तो ये उनके साथ बाहर चला जाएगा। ये कब होता है, जब होता है जब मेरा Fe2 जो है ब्लड में ज़्यादा है, ठीक है, तो हम ट्रैप कर लेते हैं, और अगर कम है तो फिर बाहर भेज देंगे। तो ये एक तरह से वो कर लेता है इसको, रेगुलेट टाइप, ठीक है। तो देखते हैं एपोफेरेटिन का सिस्टम क्या होता है। तो इसको बोलते हैं हम फेरेटिन कर्टेन या फिर म्यूकोजल ब्लॉक, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो आयरन एब्जॉर्प्शन अगर ज़्यादा करना है तो मेरे को क्या करना होगा, एपोफेरेटिन को कम बनाना होगा, ठीक है। अगर मान ली किसी बंदे को आयरन की कमी है, ठीक है, आयरन की कमी है, तो क्या होगा, एपोफेरेटिन कम बनेगा। तो ये लिखा है बॉडी रिक्वायरमेंट ज़्यादा या फिर आयरन की डेफिशिएंसी है तो एपोफेरेटिन कम बनेगा। आयरन स्टोर इंक्रीज होता है बॉडी में, तो एपोफेरेटिन मतलब अगर मेरे को आयरन को स्टोर करना हो तो एपोफेरेटिन मैं बढ़ा दूंगा तो स्टोर हो जाएगा। क्यों, एब्जॉर्ब कराना है तो मैं एपोफेरेटिन को कम बनाऊंगा, और अगर मेरे को क्या करना है, स्टोर करना है, तो एपोफेरेटिन को बढ़ा बनाऊंगा, ठीक है, तो ज़्यादा बनाऊंगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम आगे। तो Fe2 को बाहर ले कैसे चला जाएगा, म्यूकोजल इंटेस्टाइन से, कैसे, एरिथ्रोसाइट से, मतलब हाँ एंटेरोसाइट्स या फिर ड्यूडेनम से बाहर कैसे जाएगा। तो फेरोप्रोटीन होता है, तो वो बाहर ले जाता है। तो क्या होता है, फेरोप्रोटीन बाहर ले जाएगा। अब मान ले हमें फिर से ब्लॉक करना है कि भाई Fe2 तू ज़्यादा है अभी ब्लड में, तो तेरे को मैं कम बनने दूंगा। तो फेरोप्रोटीन से मेरा हेप्सिडिन मॉलिक्यूल बाइंड कर जाएगा। तो जब ये बाइंड कर जाएगा मेरा यहाँ पे, तो क्या होगा, आयरन ट्रांसफर फ्रॉम एरिथ्रोसाइट टू प्लाज्मा इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा,
एंडोसाइटोज और डीजनरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बॉडी में आयरन स्टोर कम है तो हेप्सिडिन सिंथेसिस भी नहीं होगा। देख, अगर स्टोर कम करने हैं मतलब कम है बॉडी में, ठीक है, ऑलरेडी कम है, तो क्या होगा, ना तो मेरा एपोफेरेटिन बनेगा, एपोफेरेटिन भी नहीं बनेगा और हेप्सिडिन भी नहीं बनेगा, ठीक है, जिससे कि उसमें ज़्यादा हो जाए। ओके, ये हो गया। अब आते हैं आगे में क्या आते हैं, तो सर्कुलेशन में आ गया मेरा Fe2+, ठीक है। अब Fe2+ Fe3 बनेगा, कैसे बनेगा, आयरन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में, जो कि एग्जांपल होता है सर्क्यूलोप्लाज्मिन और हैप्लेस्टिन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन फ्रॉम एरिथ्रोसाइट टू प्लाज्मा हो गया, Fe3 में चला गया। Fe3 फिर किसके अंदर चला जाता है, एपोट्रांसफेरिन, क्योंकि ट्रांसफेरिन से ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, तो ये वाली, और हेप्सिडिन में बाइंड रहता है, ठीक है। फिर ट्रांसफेरिन क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल रख सकता है Fe2+ के, तो ट्रांसफेरिन जाएगा कहाँ पे, स्टोर करेगा इसको, तो ये करेगा मेरे लीवर में स्टोर करेगा, कि इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन एंड हीमोसिट्रिन, ठीक है। और ये अंदर जाने के लिए 2 रिसेप्टर को लेता है, TGFR1 TGFR2, ठीक है। तो क्या लिखा है मैंने, ट्रांसफेरिन जाएगा, आयरन के साथ बाइंड करेगा और अंदर चला जाएगा, एंडोसाइटोसिस हो जाएगी लीवर के अंदर, ठीक है। तो लीवर हमारा ट्रांसफेरिन खुद बनाता है, जिसकी वजह से वो अपना Fe2+ को रख पाए अपने पास, ठीक है, ये वाली बात है। साथ में हेप्सिडिन भी निकालता है। हेप्सिडिन कब बनाता होगा, जब मेरा आयरन के स्टोर ज़्यादा हो जाते होंगे, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन इंट्रा हेपेटिक आयरन लेवल, तो हेप्सिडिन का सिंथेसिस हो जाता है, ठीक है। लीवर के अंदर कौन से सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमल सेल्स में स्टोरेज होता है इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन और हीमोसिट्रिन, एज वेल एज बोन मैरो में होता है और स्प्लीन में होता है इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन, ठीक है, जो कि मैक्रोफेज में मतलब मैक्रोफेज सेल्स में होता है, ठीक है। बोन मैरो और स्प्लीन के मैक्रोफेज सेल्स में फेरेटिन स्टोर होता है। तो ये हो गया, और यूटिलाइज हो गया तो यूटिलाइज हो गया, खैर अपना तो ये ख़त्म हुआ। तो मैंने क्या बताया, हेप्सिडिन और एपोफेरेटिन डिक्रीज करते हैं मेरा आयरन का एब्जॉर्प्शन, और फ्री आयरन अगर बॉडी में है तो वो हाईली टॉक्सिक रहता है, इस वजह से ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम थोड़ा सा TIBC। TIBC क्या होता है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो क्या होता है मेरा, अगर ट्रांसफेरिन ज़्यादा है, ठीक है, अगर TIBC को ज़्यादा रखना है, बाइंडिंग ज़्यादा करनी है, तो मेरे को ट्रांसफेरिन को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि वो चिपका के चले इसको। साथ में सीरम में आयरन कम होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं प्लाज्मा फेरेटिन। प्लाज्मा फेरेटिन क्या होता है, फेरेटिन क्या होता है मैं बताया था, ट्रांसफेरिन तो क्या करता है मेरा इसको ट्रांसफ़र, और फेरेटिन करता है स्टोर। तो इज़ अ इंडेक्स ऑफ आयरन स्टोर्स, ठीक है। तो ट्रांसफेरिन तो ट्रांसफ़र करेगा और फेरेटिन मेरा आयरन को स्टोर करेगा। तो फेरेटिन अगर मेरे लाइसोसोम में गया तो उसका पार्शियल डीपोलराइजेशन हो जाता है, ठीक है। पार्शियल डीपोलराइजेशन होगा तो हीमोसिट्रिन बन जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि लीवर में क्या करता है, वो फेरेटिन और हीमोसिट्रिन की फॉर्म में स्टोर होता है जाके। तो फेरेटिन लाइसोसोम के पार्शियल डीपोलराइजेशन से आयरन इसमें हीमोसिट्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि केमिकली रिएक्टिव रहता है, ठीक है। साथ में हीमोसिट्रिन के साथ क्या होगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइट आएगा। पोटेशियम फेरोसाइनाइट आएगा तो क्या कर देगा, वो ब्लू ब्लैक कलर बना देगा, जिसको वो क्या बोलते हैं, पर्शियन ब्लू स्टेन बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल आयरन स्टोर होता है मेरा, देख नॉर्मली आयरन जो स्टोर होता है हीमोसिट्रिन में होता है, बट कम अमाउंट में होता है। और अगर बहुत ज़्यादा आयरन है हमारी बॉडी में तो वो हीमोसिट्रिन भी की फॉर्म में भी स्टोर होने लगेगा। नॉर्मली तो फेरेटिन की फॉर्म में होगा, हीमोसिट्रिन में कम होगा, और अगर ज़्यादा ही स्टोरेज करना है तो हीमोसिट्रिन भी बढ़ जाएगा। फिर आते हैं हीमोसिड्रोसिस। इसमें क्या होता है, कोई भी हमारे टिश्यू डैमेज नहीं होता है। फिर आता है हीमोक्रोमेटोसिस। देख क्रोमेटोसिस से लग रहा है ना कि कुछ कलर चेंज हो जाएगा, तो मान ले नॉर्मली अपना कलर रेड था तो अब कुछ और कलर हो गया, तो इसको याद करने के लिए कि बस कि टिश्यू डैमेज बता देगा हीमोक्रोमेटोसिस, तो ठीक है। तो अगर मेरा हीमोसिट्रिन ज़्यादा बनना है तो 2 कंडीशन आती है, हीमोसिड्रोसिस और मेरा हीमोक्रोमेटोसिस, ठीक है। तो ये आयरन का ये ख़त्म हुआ। क्या था, सबसे पहले Fe3 आया, जिसको रिड्यूस करके DMT से मैंने एरिथ्रोसाइट्स में एंटेरोसाइट्स में भेज दिया। फिर वो Fe2 की फॉर्म में Fe3 में गया तो उसको फेरेटिन ने ट्रैप कर लिया। अगर एपोफेरेटिन अगर हमारा ज़्यादा बनना है तो आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। फिर Fe2 वापस से बाहर जाएगा, किसकी फॉर्म, कौन इसके में हेल्प करेगा, फेरोप्रोटीन। अगर हेप्सिडिन का मन हुआ तो इसे रोक सकता है। उसके बाद Fe2 ऑक्सीडेज होके Fe3 में बनेगा, फिर ट्रांसफेरिन इसको
एपो ट्रांसफेरिन आ जाएगा और फिर वो ट्रांसफेरिन में कन्वर्ट होगा। ट्रांसफेरिन 2 आयरन के मॉलिक्यूल रख सकता है। फिर ये स्टोर हो जाएगा मेरे लीवर में जाके। लीवर के भी कौन से सेल्स में, पैरेन्काइमल सेल्स में, जो कि फेरेटिन और हीमोसिस्टिन की फॉर्म में होते हैं। लीवर सेल्स मेरा ट्रांसफेरिन बनाते हैं जिसकी वजह से हमारा Fe2+ इसमें एक्यूमुलेट होता है और सिंथेसिस किसका करता है, हेप्सिडिन का, जब मेरा इंट्रा हेप्टिक आयरन लेवल बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ हो गई ख़त्म। ओके, तो इसको अब हम देख लेते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में। तो टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं, जैसे हीम कंटेनिंग प्रोटीन कौन होता है, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम। ठीक है। आयरन सल्फर आ गया तो FeS हो जाएगा। FeS कहाँ मिलेगा, मेरा ETS में मिलेगा, है ना। तो कॉम्प्लेक्स 3 FeS और सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस कहाँ मिल रहा था, ये मेरा TCA में मिलता है ना। और ज़ैंथीन ऑक्सीडेज हो गया। नॉन हीम आयरन कंटेनिंग प्रोटीन कौन होते हैं, फेरेटिन, ट्रांसफेरिन, हीमोसिस्टिन। देख, फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर होगा, हीमोसिस्टिन की फॉर्म में स्टोर होगा, ट्रांसफेरिन की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो नॉर्मली एडल्ट्स को कितना लेना चाहिए, 20 मिलीग्राम डेली लेना चाहिए। बच्चों को लेना चाहिए 20 से 30 मिलीग्राम, थोड़ा ज़्यादा। और प्रेग्नेंट वुमेन को डबल लेना चाहिए इसका, ठीक है। और इसी को मतलब थोड़ा सा और 8 मिलीग्राम कम लेंगे तो लैक्टेटिंग वुमेन में। इसका अच्छा खासा जो सोर्स रहता है एक्सोजीनस क्या रहता है कि नॉन वेज रहेगा, है ना। गुड सोर्स क्या रहेगा, लीफी वेजिटेबल और पल्सेस रहेंगी। पुअर सोर्स मिल्क रहता है, ठीक है। तो ये याद है। आयरन जो मेरा प्लांट में मिलेगा वो बेकार रहेगा। जैसे फाइटेट्स और ऑक्सलेट्स ये क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं आयरन का एब्जॉर्प्शन, जैसे मैंने बताया था। एंडोजीनियसली खुद कहाँ बनेगा, जैसे मेरा RBC या हीमोग्लोबिन रहता है ना, तो हीमोग्लोबिन किसका बनता है, हीम का बनता है और ग्लोबिन का बनता है। तो जब हीम टूट के जाएगा तो आयरन को दे देगा। तो ये वाली बात लिखी है। 200 बिलियन RBC अगर डिस्ट्रॉय होती हैं पर डे तो वो कितना निकालेंगे, 20 मिलीग्राम ब्लड में निकालेंगे, जिसमें 6 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन होगा और उनमें 25 मिलीग्राम आयरन होगा, ठीक है। और मैंने क्या बताया, चल ठीक है, ये मिलीग्राम लिखा है। और अपनी बॉडी को कितना चाहिए रहता है, 3 से 4 ग्राम चाहिए रहता है, मतलब टोटल कंटेंट ऑफ द आयरन इन द बॉडी, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का होगा ऊपर और नीचे वाले पार्ट में होगा। जैसे मान ले मेरा ये है ड्यूडेनम, जीजेनम और इलियम, ठीक है, 3 पार्ट है। तो ड्यूडेनम और जीजेनम में हो जाएगा, तो ऊपर के 2 पार्ट में हो जाता है मेरा साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसका कितना एब्जॉर्ब कर लेता है, 1.5 mg तक एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रहती है। और 30% एब्जॉर्प्शन होता है मेरा हीम आयरन का। नॉन हीम आयरन, जैसे मैंने क्या क्या बताया था, हीम आयरन मैंने बताया था ना कि हीमोग्लोबिन हो गया, मायोग्लोबिन हो गया, साइटोक्रोम हो गया। नॉन हीम आयरन हीमोसिट्रीन है ना, ट्रांसफेरिन और मेरा क्या था, फेरेटिन था। ये सब हो गया। बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द आयरन इज मोर इम्पोर्टेंट देन Fe कंटेंट। कह रहा है कि तू कितना भी आयरन खा ले, बट जो मेरा खून में आयरन आएगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू डाइट। तो डाइट से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गया। तो फैक्टर अफेक्टिंग, जैसे मैंने HAC बताया, ये इंक्रीज़ करते हैं मेरा आयरन का एब्जॉर्प्शन। HCl हो गया मेरा, C से सिस्टीन हो गया, A से एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, है ना। और बाकी सब कम करते हैं, जैसे POT हो गया। POT का फाइटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और टैनिक एसिड, ये भी कम करेंगे। साथ में CCP, कॉपर और क्या, कॉपर हो गया, फॉस्फेट हो गया और मेरा कैल्शियम हो गया, ये भी मेरा आयरन एब्जॉर्प्शन कम करते हैं। तो देख यहाँ पे लिखा है सब। तो POT या फिर TOP ये सब कम कर देंगे इसका, और एज वेल एज ये भी कम कर देंगे। फिर अगर मेरा ड्यूडेनम कट गया है, मतलब उसका पार्शियल या टोटल गैस्ट्रेक्टोमी करा है, तो भी सरफेस एरिया कम होगा, जिस वजह से मेरा ये कम हो जाएगा, क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। या फिर अगर मेरा HCl बन ही नहीं रहा या फिर कम बनना है तो भी दिक्कत आ जाएगी, है ना। या किसी बंदे को ग्लूटेन से एलर्जी है तो उसकी वजह से भी कम हो सकता है आयरन का एब्जॉर्प्शन, है ना। फिर वो रिडक्टेज तुम्हें पता है क्या करता है, मेरा Fe3 को Fe2 में करवाएगा, जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। मैकेनिज्म में अच्छे से बता दिया। इंटरनलाइजेशन क्या होता है, अगर मेरा टिश्यू नहीं, प्लाज्मा से मेरा कहाँ जाएगा, वो एंटेरोसाइट्स जो कहाँ होते हैं, मेरा ड्यूडेनम में होते हैं, तो वहाँ पे ये सब है। तो ये बता दिया मैं। फिर रिडक्टेज अंदर ले जाएगा, फिर रिडक्टेज क्या करेगा, Fe3 को Fe2 में कन्वर्ट करेगा, जिसके थ्रू वो DMT के थ्रू, देख DMT आ गया तो Fe2 में ले जाएगा, ठीक है। ये सब बता देता। म्यूकोजल ब्लॉकेज बता देता है कि Fe3+ को हम क्या करते हैं, एपोफेरेटिन से ब्लॉक कर लेते हैं, ठीक है। म्यूकोजल ब्लॉक हो गया। इसके बाद आते हैं आगे। तो क्या हुआ, ये सब बता दिया, फेरेटिन बता दिया, उसके बाद फेरेटिन भी बता दिया हूँ मैं, ठीक है।
फिर क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ ये भी बता दिया हूँ कि अगर एपोफेरेटिन ज़्यादा बनेगा तो मतलब बॉडी में रिक्वायरमेंट कम है अभी उसकी, ठीक है, बॉडी में रिक्वायरमेंट कम है आयरन की, ठीक है। तो ये सब यही है। और ये भी बता दिया कि ये ऑक्सीडाइज करेंगे Fe2 को Fe3 में कन्वर्ट करेंगे, फिर Fe3 कहाँ जाएगा, Fe3 कन्वर्ट हो जाएगा मेरा एपो ट्रांसफरिन में, एपो ट्रांसफरिन से फिर ट्रांसफरिन में, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। उसके बाद आते हैं ये तो वही सब है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन। हाँ तो जैसे बताया था कि फ्री आयरन जो है मेरा हाईली टॉक्सिक रहता है, ठीक है, ओके। तो इसलिए उसे हम ट्रैप करके रखते हैं हमेशा। ट्रैप कौन करके रखेगा उसे, ट्रांसफरिन ट्रैप करेगा जिससे कि वो ट्रांसफ़र हो पाए, ठीक है। तो ट्रांसफ़र मैंने बता दिया। तो ट्रांसफरिन कैरीज आयरन टू साइट ऑफ यूटिलाइजेशन और स्टोरेज ऑफ आयरन। स्टोरेज कहाँ होता है, मेरे लीवर में होता है, लीवर के भी मेरे पैरेन्काइमल सेल में होगा, पैरेन्काइमल सेल में भी दो फॉर्म में होगा, हीमोसिट्रिन की फॉर्म में होगा और साथ में मेरा किस फॉर्म में होगा, फेरेटिन की फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गया। तो अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ट्रांसफरिन जो है 2 Fe2+ के करता है कैरी, ठीक है। टारगेट सेल क्या हो गया, इरिथ्रोसाइट, लीवर, स्प्लीन, ये हो गया। तो TGFR1 TGFR2 ले जाएगा। तो बताया था ट्रांसफरिन अलोंग विद आयरन, आयरन के साथ क्या करेगा, बाइंड्स टू द रिसेप्टर एंड आयरन इज इंटरलाइज इनटू दीज सेल्स रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के थ्रू। अब देख जैसे मैं बताया हूँ स्टोरेज कहाँ होगा, मेरा स्टोरेज लीवर में हो जाएगा। लीवर में फ्री आयरन टॉक्सिक रहता है नॉर्मली अगर मिल रहा है तो कैसे स्टोर होगा, फेरेटिन की फॉर्म में या हीमोसिटिन की फॉर्म में। लीवर में जो फेरेटिन रहेगा, मोस्टली फेरेटिन रहेगा, थोड़ा सा कम हीमोसिट्रिन रहेगा, ठीक है, पैरेन्काइमल सेल में रहेगा। बाकी बोन मैरो और स्प्लीन में मैक्रोफेज में प्रेजेंट रहता है हमारा आयरन। ये मैं बता दिया हूँ। फेरेटिन मेरे स्टोरेज को डिनोट करेगा, हीमोसिट्रिन कम बनता है, ठीक है, हीमोसिट्रिन कम बनेगा हमारा। तो ये पर्सन ब्लू स्टेन वाला कलर दे देता है, ठीक है, क्योंकि केमिकली रिएक्टिव रहता है। और क्या कहते हैं, नॉर्मल आयरन स्टोर्स तो मेरे फेरेटिन की फॉर्म में रहेंगे, बट अगर मेरे ज़्यादा और फेरेटिन में रहेंगे और हीमोसिट्रिन में रहेंगे बट कम रहेंगे, हीमोसिट्रिन में कम रहेंगे अगर नॉर्मल की बात करना है। और अगर ज़्यादा की बात करना है तो हीमोसिट्रिन बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों क्या होता है, अगर मेरा हीमोसिट्रिन ज़्यादा होता है ना तो हीमोसिड्रोसिस हो जाता है और हीमोक्रोमो। तो मैं क्रोमो से बता देता कि इसमें टिश्यू डैमेज होगा और सिड्रोसिस नॉर्मल है, उसमें टिश्यू डैमेज नहीं होगा बट अक्यूमुलेशन हो जाएगा हीमोसिट्रिन का। तो दिखाता है ना कि दोनों में अक्यूमुलेशन हो रखा है मोर देन नॉर्मल, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई, आयरन ट्रांसपोर्ट ख़त्म।